नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सन 2020 के लिए जो पेपर हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि गणित विषय का, इसका सॉल्यूशन। इससे पहले साइंस विषय का आपका जो पेपर हुआ था वो सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का सॉल्यूशन। पहला बहुविकल्पी है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कॉस ए जो है वो आपको दे रखा था जीरो के बराबर। कॉस ए की वैल्यू आपको जीरो के बराबर दे रखी थी, तो आपको ए का मान जो है वो बताना था। मैंने कल फास्ट रिवीजन जो एक कराया था, अंतिम समय रिवीजन नाम से, उसमें मैंने बताया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ उसका। ये तो देखिए, कल मैंने बताया था कि साइन कॉस टेन इनके ही मान तीनों याद रखिएगा। अधिकतर ये देखिए एरो बनाकर भी मैंने बताया था कि अधिकतर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है वो भी आपसे वही पूछा गया है। तो कॉस पूछा गया है कि कॉस ए का मान जीरो, तो जीरो पर कब वैल्यू होती है आप देखिए इसमें। कॉस जो है ये 0 डिग्री पर एक है, 30 पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2, 90 पर आपकी होती है। यही तो प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका 90 डिग्री यहाँ से आंसर हो जाएगा कॉस में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आंकड़े आपको दे रखे थे 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5। इसका बहुलक बताना था। मैंने आपको बताया था बहुलक क्या होता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही आपकी बहुलक होती है। तो यहाँ पर गिन लीजिए, सबसे ज्यादा आपको 7 दिख रहे हैं और 5 दिख रहे हैं। तो 5 कितनी बार आया है? एक बार 5 आया है, 2 बार 5 आया है, 3 बार 5 आया है, 5 3 बार आया है। 7 देख लीजिए, एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 4 बार आया है। 9 देख लीजिए तो एक बार है, 2 बार है और तो है नहीं। 3 देख लीजिए तो आपका 3 एक ही बार है। तो आपका 7 पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 सबसे ज्यादा बार आया, यही बहुलक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपको अंडर रूट में बी अपॉन ए दे रखा है, मल्टीप्लाइड में अंडर रूट सी अपॉन बी दे रखा है, इसी प्रकार अंडर रूट में ए अपॉन सी दे रखा है। तो बेसिक सा प्रश्न था। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर जब आप लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है बी अपॉन ए, पूरा रूट में है, तो इसको आप अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार रूट बी अपॉन रूट ए, इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं। और इसी प्रकार आगे वाले भी आप कर देंगे, रूट सी अपॉन रूट बी। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आप देख के ही आंसर बता सकते हैं कि आपका क्या आएगा। अब जैसे ये रूट बी है, इस रूट बी से ये रूट बी कट जाएगा, इस रूट सी से ये रूट सी, ये रूट रे से ये, तो बचेगा क्या? एक बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 एक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो देख के ही समझ में आ रहा है आपको, पर मैंने बता दिया, समझना चाहिए आपको। अगला देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, वृत्त की परिधि क्या होगी? मैंने कल फर्स्ट डिवीजन में वृत्त की परिधि का सूत्र इसीलिए बता दिया था कि कई बार क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। मैंने बताया था कल। व्यास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या क्या होती है इसकी? आधी होती है, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर वृत्त की परिधि में इसका सूत्र में सब मान रख लीजिए, 2 रखिए। ऑप्शन में देखिए आंसर पाई में ही है, तो पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, आर की जगह 6 सेंटीमीटर रख लीजिए। तो 6 दूना 12 और साथ में पाई, 12 पाई आपका उत्तर सही हो जाएगा, साथ में सेंटीमीटर। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है 12 पाई सेंटीमीटर, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट बहुविकल्पी देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो है वो कितना होता है? एक समकोण होता है, दो समकोण होता है, 8 समकोण होता है, 4 समकोण होता है। मैंने कल आपको जितने भी चतुर्भुज होते थे सबके बारे में बता दिया था कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें आप क्या कहेंगे कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है समांतर चतुर्भुज होता है। और इसमें कोणों की अगर बात करें तो आप कहेंगे अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ऑप्शन में समकोण के हिसाब से दे रखा है, तो आप जानते हैं एक जो समकोण है उसमें 90 डिग्री होते हैं, तो 360 में जाहिर सी बात है 4 समकोण हो जाएंगे, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका 4 समकोण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी हमारे बहुविकल्पी समाप्त हुए। बढ़ते हैं हम अब अति लघु प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी जल्दी से जल्दी मैं आपको पेपर सॉल्यूशन कराता रहूं। और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य करते रहिए, ताकि और लोग भी जुड़ते रहें और लोग भी साथ ही साथ जो पेपर है वो देखते रहें। प्रश्न आपका पहला है, छठा नंबर अति लघु का।
दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो शीर्ष लिखा हुआ है, ये शीर्ष आपका, इसी को हिंदी में शीर्ष और पुच्छ कहते हैं। जैसे हेड टेल हम बोलते हैं, वैसे शीर्ष और पुच्छ कहते हैं, मैंने प्रायिकता में आपको बताया था। अब आपका प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। इस टाइप से आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या होगी, तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों सिक्कों पर, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, दोनों सिक्कों पर, यहाँ प्रश्न में शीर्ष लिखा है ना, तो शीर्ष आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, और प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि जो पहला सिक्का है उस पर भी आपका शीर्ष आए और दूसरा सिक्का जो है उस पर भी आपका शीर्ष ही आए। इसे आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पर जो हिंदी में, मैंने इसीलिए समझाने के लिए हिंदी में ही लिखा है। तो सिक्के हम जैसे दो लेते हैं यहाँ पर, एक आपका सिक्का जो है वो हेड हो गया, एक सिक्का आपका टेल हो गया। तो पर्टिकुलर हम सिक्के की अगर लेते हैं, जैसे पहले को हम लेते हैं, तो यहाँ पर तो पहले सिक्के में टेल आने की अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी, केवल एक ही तो होगी क्योंकि एक ही सिक्का है। तो आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, और बटे में कुल परिस्थिति, मैंने बताया ना प्रायिकता कि अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, तो कुल परिस्थिति कितनी है, हेड टेल में दो होती है तो बटे दो, ये वाला मल्टीप्लाइड। फिर सेम चीज दूसरे सिक्के के लिए भी देखेंगे तो यही चीज यहाँ पर भी फॉलो कर देंगे, तो एक बटे दो यहाँ भी आ जाएगा, और एक बटे दो गुणे एक बटे दो 1/4 होता है, तो 1/4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहेंगे दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना 1/4 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न कह रहा है आपका कि एक बेलन या एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन का आयतन ज्ञात करना था। मैंने बेलन के आयतन से संबंधित, बेलन से संबंधित सभी सूत्र बताए थे आपको। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है घन सेंटीमीटर में। अब वहां पर प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई अलग अलग दे रखी, तो आप सूत्र को भी अलग ही अलग लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल शॉर्ट में मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाइड में ऊंचाई। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब बेलन का जो आयतन है ये प्रश्न में आपको निकालना है। आधार का क्षेत्रफल आपको प्रश्न में 100 सेंटीमीटर दे रखा है, 100 ऐसे ही रख दीजिए। ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है और 1000, ये जो 100 सेंटीमीटर है ये स्क्वायर में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ करके लिख देता हूँ दोबारा से। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रश्न में देख लीजिए, और मल्टीप्लाइड में ऊंचाई जो है केवल 10 सेंटीमीटर में है। जब गुणा करेंगे 100 को 1000 से, 100 को 10 से, तो 1000 आएगा, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हो जाएगा। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए लिख के बताया कि घन सेंटीमीटर आपको लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं, मैं आपको इसको अलग से करके बता देता हूं। तो प्रश्न आपका है x स्क्वायर प्लस 7x और क्या है प्लस 10 बराबर 0। इस टाइप का मैंने कल प्रश्न आपको फास्ट रिवीजन, एक जो अंतिम समय रिवीजन था, एक गुणनखंड पूरा करके बताया था। देखिए वही प्रश्न आया था। 10 जो यहाँ पर मान दे रखा है और यहाँ मान दे रखा है, इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं और देखते हैं 10 आया। आप 10 को यहाँ पर अपने मन में रखिए। 7x यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाइड करने पर जो वैल्यू है वो आपकी 10 आए और जोड़ने पर आपका 7x ही आए। तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसको मैं रख कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को आप लिख सकते हैं 5x और 2x के फॉर्म में। अब देखिए 5 और x और 2x जोड़ देंगे तो 7 ही आएगा, और 5 दूना 10 होगा। तो मैंने यही कहा, गुणा करने पर ये संख्या है और जोड़ने पर ऊपर ही वाला आया, प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका x कॉमन लेने पर अंदर x बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 बचेगा। फिर आप प्लस लगाएंगे, यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बनाना होता है। मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ जो है वही चीज वहां बनाना होता है। अगर ये माइनस में है तो उसी आधार पर वहां पर भी आप माइनस कॉमन में लेते, पर ये ऑलरेडी प्लस में है तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर x प्लस 5 बराबर 0।
यहाँ से आपका x प्लस 2 अलग हो जाएगा, x प्लस 2 आपका अलग हो जाएगा और x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन है, यानी x प्लस 5 अलग हो जाएगा और बराबर 0। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसको आप एक बार 0 के बराबर रखेंगे और दूसरे वाले को एक बार आप 0 के बराबर रखेंगे ताकि यहाँ से x का मान निकल सके। यानी आप क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे और इसे आप जब सॉल्व करेंगे प्लस 2 उधर जाएगा तो x का मान -2 आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी, x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है तो x का मान क्या आएगा, -5 आएगा, दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। वापस से लौटते हैं चलिए अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया था। तो मैंने आपको जो सूत्र बताया था कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि अभी 2πr वाला आपने देख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर बात की जा रही एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी, यानी 2 वृत्त की बात की जा रही है। तो एक और वृत्त लेंगे और ये कह रहा है कि एक की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी। तो आप क्या कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं या संख्या मान के भी कर सकते हैं। यानी कि आप क्या करिए, त्रिज्या कोई संख्या मान लीजिए आप इसको 1 मान लेंगे, जो त्रिज्या है तो यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से होगा पाई और 1 का स्क्वायर बराबर इस तरफ जो आएगा वो होगा पाई और दूसरी 4 गुनी है तो 4 का स्क्वायर। ये होगा आपका, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। और पूछा गया है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो 1:16 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही चीज आप x मान के भी कर सकते थे, वैसे भी x दोनों साइड से कट जाता, बचती आपकी संख्या ही, तो संख्या तब भी रेशियो आपका यही आता, तो x मान के भी आप इसे कर सकते थे। 10वां प्रश्न देखते हैं आपका कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि a की वैल्यू वहां पर 55 डिग्री है, b की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल C और D का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जो जिसके जो चारों कोने होते हैं वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। जैसे इस प्रकार पे मैं यहाँ बनाऊं तो ये चारों इस कोने पर स्थित होता है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज जो है वो होता है। अब प्रश्न में कह रहा है एंगल ए 55 डिग्री दे रखा है, मान लीजिए ये आपका 55 डिग्री है, ये ए है। बी आपको 60 दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये आपका 60 दे रखा है। और कह रहा है सी और डी इनका मान आपको बताना है। तो बस इसमें एक छोटी सी चीज मैंने आपको पहले टॉपिक वाइज वाले वीडियो में बताई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है। अब आपका ए की वैल्यू 55 है तो इसके सामने सी एंगल है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से 55 आप घटा दीजिए तो आपका 125 आएगा, यानी सी की वैल्यू आपकी 125 डिग्री हो जाएगी। सेम यही चीज बी के लिए करेंगे, बी का मान 60 डिग्री है, उसके सामने वाला कोण डी है, तो सम्मुख कोणों का योग 180, तो आप 180 में से 60 घटाएंगे तो आपका जो ए डी वाली वैल्यू है इसका मान आपका 120 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जब एक एक टॉपिक पे कराए थे तब ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अगला और लास्ट आपका अति लघु प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा गया है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। मैंने आपसे बार बार कहा था कि जितने मान हैं साइन कॉस टेन तीनों, अभी मैंने अभी ऊपर दिखाया भी था स्क्रीनशॉट, वो सारे रट लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न ये आया है केवल उसी मान रखने पर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वाला फिर से दिखाता हूँ, यही मैंने बताया था। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 1/2। फिर प्लस लगाएंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये कॉस है, इसकी 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसको यहाँ पर आप रख देंगे प्लस 1/2। प्लस टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है 10 और ये 45, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे 1। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो आपका एक आधा आधा, यानी या सीधे एलसीएम लेके जोड़िए तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, 2 का एलसीएम आपका 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा प्लस, इसी प्रकार यहाँ भी 2 आएगा प्लस, 1 को 4 से 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आएगा, 4 5 6 7 8, 8/4 आपका आएगा। क्या आएगा, 8/4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आपके सभी अति लघु समाप्त हुए। एक प्रश्न में यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि प्रश्न में जो 90 नंबर में लिखा हुआ था, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी कि जो पहला वृत्त है
जो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है, जैसे हम मान रहे r, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो r है इसकी 4 गुनी है, यानी कि जो 4 गुना की बात की जा रही है वो पहला वाला वृत्त है। बात मेरी समझिए, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी कि दूसरे से, जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरे से 4 गुना है, तो पहला व्यक्ति तो 4 गुना है, तो यहाँ पर भी एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो 4 गुना कौन हुआ? पहला हुआ। और लिखा है दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो सारी चीजें जो कट जाएंगी, जो आपका अनुपात मैंने 1:16 बताया था ये पलट जाएगा, आपका 16:1 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना तो पहला वाला है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने अचानक से क्लिक किया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर 16:1 आएगा, 1:16 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न की जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है उसके अनुसार। बाकी आपके अनुसार क्या हो कमेंट में अवश्य बताइएगा, सही है कि नहीं। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, ये तो मैं कराता हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको अगर कोई प्रश्न लगेगा तो मैं बता दूंगा। पहला कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2x - 3y = 13 दे रखा था, 7x - 2y = 20 दे रखा था। तो ये प्रश्न आपका समीकरण सॉल्व करने, तो चलिए मैं इसको करके बताता हूँ। तो प्रश्न आपका दे रखा है 7 नहीं 2x, पहला समीकरण है 2x - 3y = 13 दे रखा है, और दूसरा आपका दे रखा है 7x - 2y = 20। तो इसमें वैल्यूज बराबर करनी होती है, जैसे ये y की वैल्यू 3y है 2y है, तो आपको क्या करना है दोनों में बराबर कर लेना है ताकि एक वैल्यू कट जाए। इसके लिए आप कोई संख्या से गुणा कीजिए जिससे दोनों वैल्यू कट जाए। तो पहला वाला जो समीकरण है इसको दोनों को 6y बना लेते हैं, तो पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए, और जो दूसरा वाला समीकरण है इसको 6 बनाना है तो 3 से गुणा कर दीजिए। पूरे समीकरण का गुणा होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उतने भाग को गुणा करेंगे। तो पूरा समीकरण जब गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आ रहा है, नीचे लिख देते हैं। तो 2 × 4 x, इसी प्रकार 3y में गुणा करेंगे तो -3 × 6y और बराबर 13 दूना 26। इस प्रकार से आपका आएगा दूसरा वाला समीकरण 7 × 3 = 21, यानी कि 21x होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 × 2 = 6y होगा, बराबर 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। इस प्रकार से आप लाइन खींचेंगे, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 6y है, माइनस का 6y है, कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 21x है, यहाँ पर 4x है, घटाएंगे तो आपका माइनस का 17x जो है वो आएगा, और बराबर यहाँ पर भी माइनस का 60 है, यहाँ पर 26 है, 60 में 26 घटाएंगे तो आपका 34 माइनस का जो है वो आएगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर 34/17 आपका आएगा, और 34/17 क्या होता है, 2 होता है, 17 दूना 34 होता है ना, तो x की वैल्यू आपकी 2 यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यही x की वैल्यू ऊपर सबसे जो ये आपका समीकरण है, कोई भी एक समीकरण है इसमें पुट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसी में ही 7x वाले में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे, गुणा बिना गुणा वाले में रखना है आपको, ये नहीं कि जो समीकरण नीचे आया है इसमें नहीं, जो पहले समीकरण था। तो 7x की वैल्यू है 2 माइनस फिर 2y आपको निकालना है बराबर 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना होगा 14 माइनस 2y बराबर 20 हो जाएगा, और फिर जो माइनस का 2y है वो आप नीचे लिखिए, और ये जो 14 है ये उधर ले जाएंगे, तो 14 उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 14 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। फिर y की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और साथ में माइनस का चिन्ह भी है तो माइनस का 3 जो है आपका आएगा। तो आपका x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, यानी लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा था माध्यिका पर आधारित, ये मैंने पूरा बताया था, इस पर बेस्ड मैंने पूरा कल जो फर्स्ट डिवीजन में पूरा चार्ट बनाकर बताया था कैसे संचयी बारंबारता वगैरह निकालते हैं। 14 प्रश्न आपका दे रखा है त्रिकोणमिति पर आधारित। तो ये अब तीसरा प्रश्न आ रहा है जो वैल्यू पर आधारित आ रहा है, जो मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर की डायरेक्ट। अब देखिए इसको कर लेते हैं, इसको भी चलिए उसी पेज पे कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने प्रश्न लिख दिया है, अब इसके बात करते हैं सॉल्यूशन की। केवल और केवल वैल्यू पुट करनी थी, मैंने आपसे इसीलिए कहा था वैल्यू याद कर लीजिएगा। 4 गुणे cot 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो tan 45 की 1 होती है, उसका अपोजिट भी एक ही रहेगा, तो cot 45 की वैल्यू 1 होगी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। sec 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, sec 60 की वैल्यू आपकी 2 होती है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा, यानी कि 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। इतना सा आपका प्रश्न था। 4 × 1 = 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 रख के एलसीएम ले लीजिए, नीचे 4 आएगा। 1 को 4 से करेंगे, 4 × 1 = 9,
या तो आपको ये करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही आप देखिए तो यहाँ पर इसके हटाइए, ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, ये ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि प्लस में है और साथ में बचेगा 1/4। अब माइनस ये सॉरी प्लस का 1/4 है, यही आंसर होगा। पर इसको हम पूरा तरीके से भी करके देख लेते हैं। 4 जो है आप नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मैंने जैसे बताया एक एक करके 1 4 जा 4 और 4 4 जा 16 माइनस 1 4 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1 इस टाइप से। ये प्लस का 16, ये माइनस का 16, बचा 1/4। देखिए 1/4 यहाँ से भी आया तो 1/4 ही आपका उत्तर होगा। चाहें तो आप यहीं काट सकते थे, चाहें तो पूरा प्रोसीजर कर सकते थे, आंसर आपका 1/4 ही आएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न और वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। मैंने इतनी सारी आपकी सहायता की, कल मैंने 3 से 4 वीडियो लगातार एक एक आधे-आधे घंटे पर डाले, तो थोड़ा बहुत तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगला प्रश्न एक घनाभ से संबंधित था। एक घनाभ की माप दे रखी थी 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी थी। तो इस प्रश्न को भी हम अलग से करके दिखाते हैं। तो प्रश्न में जो जो दे रखा होगा सबसे पहले आप वो चीजें लिखेंगे। प्रश्न में आपको घनाभ जो है उसकी लंबाई दे रखी है, तो आप लिखेंगे घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है 98 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे घनाभ जो है इसकी चौड़ाई, तो आप कितनी लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे घनाभ जो है इसकी ऊंचाई, वो आप कितनी लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। इतना आपका दे रखा था। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन बराबर आप कहेंगे 98 गुणे 42 गुणे 18 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको गुणा करने पर आपका आएगा 74088 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न कह रहा है इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा। तो घन की भुजा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इसका आपको घनमूल सीधे निकाल देना है। तो आप कहेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर इस प्रकार से इसका घनमूल में 74088। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, जैसे गुणनखंड कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 और इसी प्रकार 7 गुणे 7 गुणे 7। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप इसे डिटेल में करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 रहेगा। अब इसमें से आप मैंने बताया था जब घन की बात होती है 3 3 का पेयर निकालते हैं। 2 3 बार आया है, 3 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है। तो आप निकालेंगे बाहर तो आपका 2 एक बार निकलेगा, एक बार 3 निकलेगा, एक बार 7 निकलेगा। यहाँ से जो आंसर आएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। यानी कि एक भुजा की जो लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। वापस से लौटते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न पूछा गया था आपका अगला कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी आपको दे रखा था प्रश्न में, व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं। वृत्त ये जो है ऊपर वाला सी और ये डी इस प्रकार हैं कि सी ए बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, प्रश्न में सब लिखा ही है। ए बी डी की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, तो आपको सी ए डी की वैल्यू जो है वो बतानी थी और साथ ही साथ आपका सी बी डी की वैल्यू बतानी थी। अब ये तो चीज आपको समझ में आ रही है अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज स्पष्ट रूप से, तो वही आप जो पीछे मैंने बताया था वो कर लेंगे इसमें। इस प्रश्न को मैं अलग से पूरा चित्र बनाकर करके दिखाता हूं, समझ लीजिए क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो मैंने प्रश्न भी साथ में लगा दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए समझते चलिए। सबसे पहले जो ये ए सी बी ऊपर सी लिखा हुआ है, ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका जो कोण होगा इस प्रकार से जो ऊपर की ओर है, ये सी वाला, ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है इसका? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो आप लिखेंगे पूरा कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त जो है इसमें बना समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए जो एंगल आपका ए सी बी है, एंगल ए, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कलर ज़्यादा इस पे दिखाई देगा। एंगल ए सी बी, ए सी बी जो है आपका हो जाएगा 90 डिग्री। सेम यही चीज नीचे भी तो आपका अर्धवृत्त है, तो ए डी बी जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी आपकी 90 डिग्री हो जाएगी। यानी आप क्या कहेंगे बराबर होगा एंगल ए डी बी के। इतनी चीज आपको समझ में आई।
फिर प्रश्न में जो दे रखा है सी ए बी वैल्यू ये वाली और ए बी डी वैल्यू, वो भी आप चाहें तो इसे नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न का क्रम होता है इसी प्रकार आप सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि सी ए बी बराबर 30 डिग्री और साथ ही साथ एंगल ए बी डी बराबर 40 डिग्री, इस टाइप से आपने लिखा। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज जो ए बी सी है, टोटल त्रिभुज ए बी सी जो ऊपर वाला है, इसमें आप जानते हैं तीनों जो एंगल हैं उनका कोणों का योग 180 होता है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर जो मान है ए बी सी का वो आपको प्रश्न में दे रखा है 90 डिग्री, तो वो आप यहाँ पर रखेंगे। कितना रखेंगे, 90 डिग्री। नहीं, प्रश्न में आपका ए बी सी नहीं दे रखा है, बी ए सी और सी भी दे रखा है। इसको तो आप ऐसे रखेंगे, एंगल ए बी सी को आप ऐसे ही रखेंगे। बी ए सी का मान दे रखा है ना प्रश्न में, ये देखिए सी ए बी लिखा हुआ है प्रश्न में, सी ए बी बराबर 30 डिग्री, तो यही तो बी ए सी आगे पीछे करेंगे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे 30 डिग्री और ए सी बी जो है इसका मान प्रश्न में कितना दे रखा है, ये हमने ऊपर बताया प्रमेय से कि समकोण होता है अर्धवृत्त पर। तो आपका ए सी बी जो है ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो 90 और 30 जोड़ेंगे 120 होगा। तो ए बी सी का मान ये जो 120 जोड़ के बराबर के उधर जाएगा, 180 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यानी कि आपका यहाँ से जो मान निकल कर आएगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का, वो निकल कर आएगा 60 डिग्री। इतनी बात आप समझ गए, ए बी सी का मान आपका 60 डिग्री आ गया। सेम यही चीज आप नीचे वाले त्रिभुज में भी करेंगे। तो नीचे भी आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज, नीचे वाली लाइन में हटा देता हूं जिससे और ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए और नीचे वाला क्या है, ए हो गया, डी हो गया और बी हो गया, ए डी बी में। फिर इसमें आप क्या करेंगे, तीनों कोणों का यहाँ भी 180 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ए डी प्लस एंगल आपका ए बी डी प्लस एंगल आपका ए डी बी, ये तीनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब यहाँ पर भी वैल्यू रख दीजिए। बी ए डी की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रश्न में नहीं दे रखी है, यानी बी ए डी आपको यहाँ से निकालना है। प्लस ए बी डी की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी, 40 डिग्री दे रखी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना मैंने, प्रश्न में जो दे रखी है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए। प्लस ए डी बी की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि वो हमने बताया ये इन समकोण के बराबर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर 180। अब यहाँ से आपका बी ए डी निकालेंगे तो 90 और 40 कितना होता है, 130 होता है। 130 में 180 उधर ले जाकर घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 50 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो एंगल बी ए डी का कितना निकल के आएगा, 50 डिग्री। तो सारी चीजें रब कर देता हूँ, केवल जो इधर का मान दे रखा है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। सारी चीजें रब करने के बाद आपके पास क्या बचा, एंगल, एक तो मान बचा ए बी सी का आपने निकाला वो, जिसका मान आपका 60 डिग्री निकला था, और दूसरा जो मान निकला वो अभी हमने निकाला वो एंगल बी ए डी का, ये कितना निकला, ये आपका 50 डिग्री निकला। 180 में से 130 जो घटाकर निकाला। अब बस जो प्रश्न में पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए, सी ए डी पूछा गया ना, ये पूरा पूछा गया सी ए डी। तो एंगल जो आपका सी ए डी है ये किस में आएगा, एक तो सी ए बी में आएगा, एंगल सी ए बी हमने निकाल लिया, और साथ ही एंगल बी ए डी। तो सी ए बी का मान जो है वो आपका प्रश्न में 30 दे रखा है, उसकी जगह 30 रखेंगे, और जो बी ए डी है ये मान हमने 50 निकाला है, इसकी जगह हम 50 रखेंगे। तो 50, 60, 70, 80, यानी कि 80 डिग्री आपका निकल कर आएगा सी ए डी, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। और दूसरा पूछा गया है प्रश्न में सी बी डी, तो वो भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, सी बी डी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम वही पूरा जोड़ देंगे ना, ये सी बी डी नीचे तक आया है, तो ऊपर वाले दोनों एंगल हमने निकाल ही लिए हैं। तो आप लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, और इसमें भी आप 60 डिग्री निकाला है हमने, और दूसरा ए बी डी वाला 40 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में दे रखा था। तो 60 और 40 कितना होगा, 100 डिग्री जो है होगा। तो आपका उत्तर 80 डिग्री और 100 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न में सी ए डी और सी बी डी का मान पूछा था, तो यही दोनों उत्तर हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। मैंने इसके लिए धीरे धीरे करके एक एक स्टेप जो है वो समझाया। वापस से लौटते अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर है कि यदि 2 अंकों की जो
संख्या है उसका योग आपको 12 दे रखा है और कह रहा है यदि उस संख्या में 36 घटाया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या बतानी। अरे ये तो मैंने प्रश्न इस टाइप का सेम कराया था कल। मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 84। देखिए इसको चेक कर लीजिए कैसे। दो अंकों की संख्या का योग 12 है, 8 और 4 का योग कितना होगा? 12 होगा। आप कहीं होगा, संख्या में से 36 घटा देते हैं तो 84 में से आप 36 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? आप कहेंगे आपका 48 आएगा। तो देखिए अंक अंक भी बदल गए ना। 8 4 था, 4 8 हो गया। तो यही तो कह रहा है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है तो संख्या आपकी क्या होगी? संख्या 84 होगी। मैंने आंसर बता दिया। बाकी करने का तरीका वही जो मैंने कल बताया था, 10a प्लस बी मान के करेंगे, फिर समीकरण मानेंगे, वो आपका पूरा प्रोसीजर होता है। बाकी आपको नहीं आता है तो आप इस टाइप से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आपके डीएलएड में तो पूरा लेवल जो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक है वही चलता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। प्रश्न पूछा गया था 18 कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? अरे ये तो मॉडल पेपर से सेम एज इट इज वही सारी जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वही सेम नंबर मैंने भी दिए थे। मैंने यही प्रश्न आपको मॉडल पेपर में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 से 11 कराए थे उसमें 11 नंबर वाला प्रश्न कराया था। मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराया था। चलो कम से कम मेरा मॉडल पेपर बनाना सफल हो गया। पूरा एज इट इज जो यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं ये तक सेम था। चलो कम से कम मुझे पहली बार खुशी हुई कि मैंने ऐसा कुछ मॉडल पेपर बनाया कि सेम एज इट इज क्वेश्चन भी वहां पर आया है। मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाता हूँ, वो पीडीएफ दिखाता हूँ। ये देखिए वो मॉडल पेपर था जिसमें 6 से 11 नंबर का जो प्रश्न था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 11 नंबर वाला प्रश्न था। किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है। पहली बार मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि एग्जैक्ट वही प्रश्न आ गया है। चलो कम से कम मेरी नंबर वजह से अगर आपने वो मॉडल पेपर देखा होगा, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन मॉडल पेपर का पूरा कराया था और लगभग उसको 31-31 हजार लोगों ने अब तक देख लिया था जब मैंने कल परसों में देखा था। तो कम से कम उन लोगों का सभी लोगों ने कर लिया होगा। 2 नंबर का प्रश्न आया था। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पेपर जो मॉडल पेपर था मैंने 2 नवंबर 2020 तारीख जो है इसको जो है वो डाला था। 37,000 लोग इसको देख चुके थे। कम से कम 2 नंबर का मैंने प्रश्न, मुझे पहली बार इतनी खुशी हो रही है कि मेरी वजह से 2 नंबर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आया। देख लीजिए वही क्वेश्चन था। इसका आंसर 2,970 रुपये आया था। तो चलिए कुछ मॉडल पेपर बनाने का कुछ तो फायदा हुआ। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सारे प्रश्न मैंने करा दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जल्द ही सोशल साइंस का जैसे पेपर में मुझे मिलेगा मैं आपको सोशल साइंस भी करा दूंगा। और शाम के लिए जो कल के लिए पेपर है उसके लिए भी हम प्रिपेयर रहेंगे। इंग्लिश का मैं करा चुका हूँ, एक वीडियो में पूरा शांति शिक्षा भी करा चुका हूँ। एक जो आपका सब्जेक्ट रह गया है वो आपका हिंदी वाला रह गया। तो सबसे पहले मैं हिंदी के प्रश्न उत्तर और पूरा कोर्स एक वीडियो में टाइप से एक वीडियो करा दूंगा। तो आज के में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।